किसी भी क्वेश्चन को आसान या टफ उसके ऑप्शंस के साथ छेड़खानी करके बनाया जा सकता है, या फिर आप उसी के पैटर्न को चेंज कर दीजिए, वही क्वेश्चन जो आसान था वो टफ हो जाएगा। क्वेश्चन को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो मेरे से हो जाना चाहिए, और तो मैं पक्को पढ़ियो हूं, और तो मारू होनो ही सोई जाए। लेकिन जैसे ही आप ऑप्शंस को देखते हो वो क्वेश्चन आपसे हिलता भी नहीं है, या फिर अगर आप टिक लगा भी देते हो तो वो आप आंसर की चेक करते हो तो वही सवाल गलत हो जाता है। RSSB अब जिस तरीके के सवाल पूछ रहा है, प्रत्येक स्टूडेंट को इस सब्जेक्ट को पढ़ने की अप्रोच को चेंज करना पड़ेगा। मैं सिर्फ स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूं, टीचर्स भी जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं उन्हें पढ़ाने की अप्रोच को चेंज करना पड़ेगा। अब आप इसे एज ए सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते, आपको इसको एज ए लैंग्वेज पढ़ाना पड़ेगा, और स्टूडेंट्स को भी इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा। तो RSSB LDC का जो एग्जाम होने वाला है सर 2026 में जुलाई में, आपको 75 क्वेश्चंस दिखने वाले हैं, और 75 क्वेश्चंस में से 40-45 क्वेश्चंस आपको ग्रामर में से दिखने के चांसेस है। अब वो क्वेश्चंस किस तरीके से दिखेंगे, सभी टॉपिक्स में आपको अपनी अप्रोच क्या रखनी है, कैसे उन क्वेश्चंस को पढ़ना है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सवालों का सही जवाब दे पाए। मैं आपको उस अप्रोच की बात करूंगा, और मैं ये भी बात करूंगा कि जिस अप्रोच से मैंने खुद ने जो 4th ग्रेड में करवाया है, या एलिमिनेशन मेथड जिसको हम कहते हैं, जिसमें आप बाकी के ऑप्शंस को एलिमिनेट करके सही आंसर तक पहुंचते हैं। भले ही आपको सही जवाब नहीं भी पता होता तो बाकी के तीनों ऑप्शंस इतने ज्यादा गलत होते हैं कि आप उनको काट देते हैं तो आप अपने आप सही जवाब तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अब नए तरीके के जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनमें कैसे इस एलिमिनेशन मेथड को ही एलिमिनेट करने की कोशिश करी गई है। तो मैं आपके सामने क्वेश्चंस का पैटर्न बताऊंगा, आपको उन क्वेश्चंस को देखना है, आपको पता चलेगा कि कैसे क्या पैटर्न रखना है मुझे अगर मैं तैयारी कर रहा हूं। भले आप कहीं से पढ़ रहे हो, आपको यही देखना है कि क्या टीचर इस पैटर्न के साथ पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है, वरना एग्जाम में सर बहुत बुरा हो जाएगा इस चीज का पता रखना। तो पहले मैं बात करता हूं कि सर हमारे सिलेबस में है क्या क्या, ग्रामर में टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो ग्रामर में मोटा मोटी ये वाले टॉपिक्स दे रखे हैं, जिसमें सब में सिमिलर ही रहता है। जब टेंसेज है, सीक्वेंस ऑफ टेंसेज है, वॉइस के दे रखे हैं, एक्टिव एंड पैसिव, नरेशन दे रखे हैं। अरे सर इसमें तो हम पक्का एलिमिनेट कर देते हैं, आपने तो वो तरीका बताया था। अब मैं आपके सामने वही तरीका बताने आया हूं कि वही तरीका अब क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि पेपर 4th ग्रेड का नहीं है सर, पेपर LDC का है। अब सर RSSB ने सर पैटर्न भी चेंज कर दिया, तो वो सारी दिक्कतें होगी। यूज ऑफ आर्टिकल्स, यूज ऑफ डिटरमिनर्स, यूज ऑफ प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशन से क्या क्या क्वेश्चंस बनेंगे हम बात करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, एसर्टिव टू नेगेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड वाइस वर्सा, इनकी भी बात करेंगे। ट्रांसलेशन की बात करेंगे। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, डिग्री के क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, पहले हम जिस तरीके से पढ़े हैं क्या उस तरीके से पढ़ के काम हो जाएगा या नहीं। तो इधर देखना सर, मैं आपके सामने कुछ एक क्वेश्चन लेकर आया हूं, जैसे इधर देखना। अब ये द बॉस सेड इरिटेटिंगली यू खाली जगह ये लिखा हुआ। अब आपको ये रिपोर्टेड स्पीच का दिखेगा कि किसको दिखेगा, किसका दिखेगा। और यहीं पे आपको एक चीज समझनी है, इनको बोलते हैं इंटरमिक्सिंग करना, दो अलग अलग टॉपिक को मिक्स करके आपको सवाल पूछना। इसको देखो क्या लिखा हुआ है, द बॉस सेड इरिटेटिंगली यू खाली जगह, और देखो ऑप्शंस क्या है, ऑलवेज कंप्लेनिंग, आर ऑलवेज कंप्लेनिंग। अरे ये तो टेंस का क्वेश्चन है, और जैसे ही आप ऑलवेज देखते हो आपकी आंखें चमक उठती है। अरे सर ऑलवेज, नेवर, ऑफन, डेली, जनरली, यूजुअली, रेगुलरली, ये तो घोट के बैठे हैं हम। ये जैसे ही आता है तो प्रेजेंट सिंपल होता है, हम सेंटेंस की मीनिंग वगैरह कुछ नहीं देखते, हम सीधा के सीधा ऑप्शन को टिक कर देते हैं और राजी और हो जाते हैं कि भाई साहब एक सवाल तो मानो पक्को सही है। यहीं पे गड़बड़ है, इस चीज को सुनना। अगर आप टेंसेस को सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब से पढ़ के जानने वाले हो कि ऑलवेज अगर आ जाए, नेवर अगर आ जाए, तो मुझे प्रेजेंट सिंपल लगाना है, मुझे सेंटेंस को मीनिंग देखने की जरूरत नहीं है, उसका टाइम देखने की जरूरत नहीं है। टाइम अलग हो सकता है, टेंस अलग हो सकता है एक ही सेंटेंस में, मुझे ये देखने की जरूरत नहीं है। तो सर बहुत गलत हो जाएंगे क्वेश्चंस। कैसे, इधर देखना, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, ये डेली रूटीन के, हैबिचुअल एक्शन के हैं। अब सिर्फ अगर आपने मीनिंग नहीं पढ़ी तो गड़बड़ इसलिए हो जाएगा। इसी के अंदर जब मैं सेंस ऑफ इरिटेशन लेके आ जाता हूं, क्या लेके आ जाता हूं सर, सेंस ऑफ इरिटेशन, मतलब बोलने के तरीके में कहीं पे भी इरिटेशन अगर लग रहा हो तो उसी में मुझे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगाना होता है। मुझे क्या लगाना होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो इधर देखो क्या लिखा हुआ है, बॉस ने इरिटेटिंगली कहा कि तुम हमेशा शिकायत करते रहते हो यार, तुम हमेशा लेट आते रहते हो यार, तुम हमेशा झूठ बोलते रहते हो यार। ये जो बोलने का तरीका है, जब आप इस तरीके से बोलते हो तो भले ही वो हैबिचुअल एक्शन है, लेकिन उसमें सेंस ऑफ इरिटेशन जैसे ही आ गया तो मुझे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगाना पड़ेगा, यू आर ऑलवेज कंप्लेनिंग होगा। इससे मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि सिर्फ एडवर्ब्स याद करके जा रहे हो, उसकी मीनिंग नहीं पता है, सेंटेंस का यूजेस नहीं पता है, आप उसे अपनी भाषा में बोल नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, तो ये सेंटेंसेस ऐसे गलत हो जाएंगे सर, इसका पता रखना। जैसे इसको देखो, इसको व्हेन आई सॉ हिम थ्रू द विंडो, व्हेन के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हमें ऐसा लगता है कि व्हेन के साथ सर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई हो तो दूसरी तरफ
मुझे वॉज वर आईएनजी लगाना होता है। जे बात, वॉज वर आईएनजी लगाना होता है, जो ही वॉज वर आईएनजी लगा दूंगा मामलो खत्म है सर। दिक्कत कहां पे होगी? अब इन सेंटेंसेस की आपको मीनिंग को समझना पड़ेगा। कब एक सेंटेंस काम जब हो रहा है, कब दूसरा काम कंटिन्यू चल रहा था या नहीं चल रहा था, या एक काम होने के बाद दूसरा काम हुआ। जैसे ही वैन के साथ एक काम होने के तुरंत बाद कोई दूसरा काम हुआ, हमें उस मीनिंग को देखना पड़ेगा। अगर दूसरा काम हुआ तो मुझे दोनों में पास्ट सिंपल लगाना होता है। इंस्टेंट एक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? इंस्टेंट एक्शन बोला जाता है। इंस्टेंट एक्शन का मतलब है एज और व्हेन के साथ, एज और व्हेन के साथ दोनों तरफ V2, और V2 होता है जैसे ही एक एक्शन हुआ उसके जस्ट बाद दूसरा एक्शन हुआ। सर क्या कहना चाहते हो? जैसे ही मैंने बॉम्ब को, जैसे ही मैंने बैग को छुआ, बैग है इसको टच किया, इट एक्सप्लोडेड, भचीड़ बोल गया भाई साहब। भचीड़ मतलब समझ गए ना? इससे पहले नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि जब मैंने टच किया तो भचीड़ बोल रहा था या फिर विस्फोट हो रहा था, ऐसा थोड़ी है सर। एक हुआ जैसे ही दूसरा हो, इंस्टेंट एक्शन है, दोनों में पास्ट सिंपल का यूज होगा। अरे सर क्या कहना चाहते हो? व्हेन आई सॉ हिम थ्रू द विंडो, जैसे ही मैंने उसको देखा, खिड़की के बाहर से जैसे ही मैंने उसको देखा, तो आई रैन आउट टू ओपन द डोर, मैं भागा। मैं क्या करने के लिए भागा? दरवाजा खोलने के लिए। देखा, देखते ही भागा। इंस्टेंट एक्शन है सर। मुझे क्या लगाना पड़ेगा? दोनों में पास्ट सिंपल लगाना पड़ेगा। सिर्फ ये रूल याद करके जाओगे सर, नहीं होगी चीजें। मैं बता देता हूं, पूरे पैटर्न को आपको चेंज करना पड़ेगा। इधर देखो सर, इधर मैं अभी भी बता रहा हूं, ग्रामर में रूल्स याद करने की बजाय उसी रूल के दो सेंटेंसेस को जबान पे लेके आ जाओ। दो सेंटेंसेस को जबान पे लेके आ जाओ। ऐसे सवाल तुम्हें दिखेंगे, ऐसे सवाल। अब भाई साहब इनको तो हमें सही करना है, क्या रहेगा? तो मैं इसको सीधा बच्चों को, ये रूल ये होता है, रूल में मत पटको। सीधा ये सेंटेंस आपने याद कर लिया, आई हैव नॉट टेकन टी। जे बात, आई हैव नॉट टेकन टी सिंस शी लेफ्ट मी, सिंस शी लेफ्ट मी, लेफ्ट मी, जब से वो मुझे छोड़ के गई है मैंने चाय नहीं पी। इसके साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसके साथ में हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जब से वो मुझे छोड़ के गई है मैंने चाय नहीं पी, तो सिंस के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वाला टेंस आता है। तो आई हैव नॉट टेकन टी सिंस शी लेफ्ट मी। अब मुझे ये याद नहीं रखना है कि सिंस के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। इधर मैं परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाता हूं, उससे दिक्कत ये हो जाएगी कि आप इस पूरे फॉर्मेट को नहीं बना पाओगे। आपको इसी सेंटेंस को बोलना है, इसी स्ट्रक्चर को यूं के यूं बोलना है। एक दो सेंटेंस अपनी मर्जी से बना लेना। आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग सिंस शी लास्ट कॉल्ड मी, और शी कॉल्ड मी लास्ट। भाई साहब अंतिम बार जब उसने मुझे फोन किया था उसके बाद से मैंने खाना नहीं खाया। सर आप अपने दुखड़े बता रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं। इधर देखो, आई हैव नॉट टेकन टी सिंस शी लेफ्ट मी, ऐसा लिखा हुआ है। तो सही क्या होगा? मुझे स्टार्ट करना है, आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग, ईडी आना चाहिए, ईडी। अब एलिमिनेशन ऐसे लग जाएगा, अगर आपको ये पता है तो बाकी के ऑप्शन में कहीं पे भी ईडी नहीं आ रहा है तो ये कट जाएगा। तो एलिमिनेशन काम तो अभी भी कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा माथा उसमें लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, इस चीज का पता रखना। जे बात, इधर देखो, अब ये वॉइस के क्वेश्चन है, वॉइस के एक्टिव पैसिव के। एक्टिव पैसिव के सर आपने तो बता रखा है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो ऑप्शन के अंदर वॉज वर प्लस V3 ढूंढ लो। अगर वॉज वर आईएनजी दे रखा हो तो सीधा ऑप्शन में बीइंग ढूंढ लो, बाकी के ऑप्शंस को काट दो और आंसर आ जाएगा। अरे भाई साहब इधर देखो, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, चूज द सेंटेंसेस व्हिच आर इन एक्टिव वॉइस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। उन सेंटेंसेस को चूज करना है जो एक्टिव वॉइस में है, जो पैसिव वॉइस में नहीं। तो आपको सभी टेंसेस की एक्टिव वर्ब और पैसिव वर्ब पता होनी चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि जो एक्टिव वर्ब होती है, जो एक्टिव वर्ब होती है उसके जस्ट पहले हमेशा डूअर आता है, काम को करने वाला। जो ऑब्जेक्ट से शुरू होता है उसके बाद में हमेशा पैसिव वर्ब आती है। इस चीज का पता रखना, शुरू में क्या दे रखा है उससे डिपेंड मैटर करेगा। इधर देखो, वॉच पोस्टेड पैसिव वर्ब है सर, नहीं होगा। वॉच हैंडेड पैसिव है सर, नहीं होगा। द स्टेशन मास्टर होस्टेड द फ्लैग, फ्लैग उड़ाने वाला स्टेशन मास्टर खुद है, तो एक्टिव वर्ब है सर। द पैसेंजर्स वर स्टेशन, वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वर्ब है सर। दे ओपन्ड, उन्होंने खोला। तो सी और ई दोनों सही है, तो सही ऑप्शन क्या होगा? सी और ई। आसान ही है सर, अप्रोच को चेंज करना है, अप्रोच बदलनी है, पढ़ने के तरीके को बदलना है, सीधे भी ऑप्शंस देख के काट नहीं देना है सर। ये देखो क्या लिखा हुआ आपके सामने, ये लिखा हुआ है व्हाट इंस्पायर्ड यू, पैसिव वॉइस। ये थोड़ा सा अजीब है, इसको थोड़ा सा देखना, इधर देखना सर। व्हाट इंस्पायर्ड यू आपके सामने लिखा हुआ है कि कौन सी चीज ने आपको इंस्पायर किया, कौन सी चीज ने आपको क्या किया सर? इंस्पायर। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की क्या हो गई? सेकंड फॉर्म। तो व्हाट का तो वही है ना सर, व्हाट शुरू में आ जाएगा, व्हाट शुरू में आ जाएगा, वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, वॉज वर प्लस वर्ब की
थर्ड फॉर्म जहां पे लगी हुई, अरे सर सब जगह लगी हुई है। यहां पे एक दिक्कत है, व्हाट के अंदर जब डूअर नहीं होता, व्हाट के अंदर जब क्या नहीं होता, डूअर नहीं होता। इधर देखना, जैसे मैंने ये बोला ना, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, यहां पे अगर तुम लोग यू को देखोगे तो ये यू सब्जेक्ट है या डूअर है। लेकिन मैंने बोला व्हाट इंस्पायर्ड यू, व्हाट इंस्पायर्ड यू, यहां पे तुम यू को देखोगे तो ये क्या है सर, ऑब्जेक्ट है। तो जब मुझे पैसिव बनाना है तो यहां पे व्हाट का मुझे बाय व्हाट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बाय व्हाट। तो सही क्या होगा, व्हाट वर यू इंस्पायर्ड बाय। भली वर यू यहां पे भी लिखा हुआ है, पीछे बाय नहीं आ रखा, मुझे ये पता रखना पड़ेगा। सीधे शॉर्टकट से जाओगे, बिना अंडरस्टैंडिंग के जाओगे, ये क्वेश्चंस नहीं होंगे सर, 100% नहीं होंगे। इस चीज का पता रखना। छह बात इधर देखो। अब डिग्री के अंदर हमसे ये पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है कि द मोर प्लस द मोर होता है, द मोर और ऐसे करके द प्लस मोर। इसका मतलब होता है उतना जितना। क्या मतलब होता है सर, उतना जितना। मैं कह रहा हूं, या फिर द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, द मोर की जरूरत नहीं, कोई भी कंपैरेटिव डिग्री हो सकती है। उतना जितना के अर्थ में सर ये होता है कि जितना ये करोगे उतना ये होगा। तो सही सेंटेंस क्या होगा, मुझे जल्दी से बता दो। द मोर खाली जगह, द मोर वो जितनी ज्यादा पढ़ती है उतनी ही ज्यादा मार्क्स को वो क्या करती है सर, स्कोर करती है। उतने ही ज्यादा मार्क्स को वो क्या करती है, स्कोर करती है। तो इधर देखोगे आपके सामने क्या लिखा हुआ, द मोर शी स्टडीज, द मोर के साथ वो जितना ज्यादा पढ़ती है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपने मीनिंग नहीं समझी सर, मैं अभी भी बता रहा हूं, इसको लैंग्वेज के रूप में पढ़ना इसलिए जरूरी है कि आपको इनका अर्थ पता चलना चाहिए, वरना आप सीधा ये एरर नहीं निकाल पाओगे, ये होगा ही नहीं। इसका मतलब क्या है, वो जितना ज्यादा पढ़ती है उतना ज्यादा स्कोर करती है। द मोर के साथ शी स्टडीज आना चाहिए, तो डी कहां पे आ रखा है, डी यहां पे है, डी यहां पे, शी स्टडीज। फिर बी आना चाहिए, डी बी आ रखा है, तो बिल्कुल करेक्ट है, ये ऑप्शन सही होगा। इस तरीके से द मोर शी स्टडीज, द मोर शी स्टडीज, द मोर मार्क्स शी स्कोर्स। इधर देखो सर, द मोर शी स्टडीज, the more marks she scores। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है सर। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, फटाफट सर। हाँ, विराट इज फिटर देन क्रिकेटर ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड विराट इज फिटर देन खाली जगह क्रिकेटर ऑफ इंडिया। अब हमने तो कंपैरेटिव डिग्री में हम यही तो पता रखते हैं। एनी अदर होता है, एनी अदर आ जाए तो कंपैरेटिव डिग्री, ऑल अदर आ जाए तो भी कंपैरेटिव डिग्री, अदर आता है कंपैरेटिव डिग्री में। अब यहां पे एक चीज देखना, विराट जब इसमें शामिल है ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर्स में, क्या विराट शामिल है या नहीं है? अरे सर विराट शामिल नहीं है तो अदर आता ही नहीं है। क्या नहीं आता अदर? तो विराट इज फिटर देन एनी क्रिकेटर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के किसी भी क्रिकेटर से ज्यादा फिट है। लेकिन हमने रूल्स पढ़ रखे होता है ना, रूल्स ऐसे ही होता है, कंपैरेटिव डिग्री मतलब अदर तो लगानो पड़ेगा साहब, बिना अदर तो मामलो गड़बड़ हो जाला। हाँ तो गड़बड़ यूं ही हो जाला, समझ रहे हो, अदर लगा दिया तो गड़बड़। लेकिन यहां पे देखो, विराट इज फिटर देन क्रिकेटर ऑफ इंडिया, यहां पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एनी अदर, एनी अदर। तो सर ये हमें कैसे पता चलेगा? मीनिंग समझनी पड़ेगी, सेंटेंस कहना क्या चाहता है वो समझना पड़ेगा। खाली रूल्स पढ़ के चीजें नहीं होगी, इस चीज का आप लोगों को पता रखना है। जे बात इधर देखो, रिपोर्टेड स्पीच के क्वेश्चन है सर। ही सेड यू शैल ओबे द रूल्स, उसने ये कहा कि तुम रूल्स को ओबे करोगे। अब मैं खुद ये बताता हूं, विल शैल की जगह पे वुड करते हैं। क्या करते हैं? वुड ऑलवेज। लेकिन कुछ कुछ जगहों पे शैल की जगह पे शुड भी किया जाता है। सर ओमाने की कर ठा पड़ी, ओमाने यूं ठा पड़ी कि आपको ये मीनिंग देखनी पड़ेगी कि शैल से मीनिंग क्या देना चाहता है। अब दिक्कत एक और है सर, आपके यूं तो मॉडल्स जो है वो सिलेबस पे दे नहीं रखे हैं, मॉडल्स नहीं दे रखे, लेकिन मॉडल्स पैसेज में आप लोगों के काम आएंगे, अंडरस्टैंडिंग में काम आएंगे, यहां पे काम आएंगे। जब भी शैल ऑर्डर के सेंस में यूज होता है, जब भी शैल किसके सेंस में यूज होता है? ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन के सेंस में यूज होता है। यू शैल ओबे द रूल्स, तुम इन रूल्स को ओबे करोगे, मानोगे, पक्का मानोगे। तो शैल की जगह पे मुझे शुड करना होता है, तो यहां पे वुड गलत होगा, सही क्या होगा? शुड होगा। ध्यान रखना, अगर यही होता ना, आई शैल गो टू मुंबई टुमारो, मैं कल मुंबई जाऊंगा, हाँ तो शैल की जगह पे वुड करते, उसमें हम कुछ भी बात नहीं है। तो ये पढ़ने से पता चलेंगे। इधर देखो सर,
क्या लिखा हुआ है? हाँ, इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ही इज सो बिजी ऑन अदर डेज, वो दूसरे दिनों में इतना ज्यादा बिजी रहता है। ही विल बी एबल टू मीट यू ओनली ऑन अ संडे। अब हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि कोई भी नाम दे रखे हो, सुनना, ये आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस है। आर्टिकल में हम देखते हैं कि कोई भी प्रॉपर नाउन हो, कोई भी नाम हो, उसके पहले सर ए और एन नहीं लगाते। उसके पहले हम क्या नहीं लगाते? ए और एन। हम ये मान के बैठ रहते हैं। तो संडे के पहले भाई साहब ए और एन आ गया तो गलत हो गया। माई करण अर्जुन विल कम ऑन संडे, मेरे करण अर्जुन संडे को आएंगे। हाँ, तो ऑन संडे हमने तो रूल पढ़ रखा होता ना, वार के नाम से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता। अरे भाई साहब, ये जो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है, इनको जब मैं कोई के अर्थ में बोलूं, किसके अर्थ में बोलूं? कोई के अर्थ में बोलूं, तो इन्हीं के आगे आपको ए और एन लगा हुआ मिल सकता है। जैसे इस ऊपर वाले सेंटेंस को बोलो, कोई मतलब कोई ना कोई संडे होगा तो वही होगा कि भाई साहब ही इज सो बिजी ऑन द अदर डेज, दूसरे दिनों में वो इतना ज्यादा बिजी है। ही विल बी एबल टू मीट यू ओनली ऑन अ संडे, वो तुमसे मिल पाएगा सिर्फ और सिर्फ संडे के दिन ही मिल पाएगा। अब वो संडे कोई भी हो सकता है, ए और एन लगा रखा है मतलब कोई भी हो सकता है। सर एक एग्जांपल और दो, जैसे आपके घर के बाहर किसी ने दरवाजा खटखटाया, आपने जाके देखा बाहर नेहा, मिस नेहा थी, मिस नेहा। उन्होंने कहा कि आंटी घर पर है, उनको आपकी मम्मी जी से मिलना था। तो आप गए मम्मी जी के पास, उनको जाके, अब आप क्या बोलेंगे? अगर आप मिस नेहा को पहले से जानते हैं तो मम्मी जी को जाके ये बोलेंगे कि मिस नेहा बाहर इंतजार कर रही है। अगर आप मिस नेहा को नहीं जानते हैं तो आप बोलेंगे मम्मा कोई मिस नेहा जो है वो आपका इंतजार कर रही है। कोई मिस नेहा, तो कोई के अर्थ में मुझे ए और एन आगे लगाना होता है। ये छोटी छोटी सी बारी क्या है सर, क्वेश्चन को टफ, मैं आपको ये बता रहा हूं ना कि उन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चन को टफ कैसे किया जा सकता है। पहले वाली अप्रोच से ये क्वेश्चन हिलने नहीं है सर, हिलने नहीं है। और एग्जाम के बाद कभी भी सीख नहीं लेनी है, इस चीज का ध्यान रखना। एग्जाम दिया एक, उसमें ठोकर खाई है, फिर सीख लूंगा, जिंदगी भर सीख लेते लेते चली जाएगी, इस चीज का ध्यान रखना। तो पहले क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस तरीके के सवाल हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो यहां पे ये दोनों के दोनों सेंटेंस सही है, इस चीज का ध्यान रखना। माई करण अर्जुन विल कम ऑन संडे, मतलब किसी नहीं, ये आने वाले संडे को आएंगे और वो तुमसे सिर्फ और सिर्फ ऑन संडे मिल पाएगा। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ किसी न किसी संडे को मिल पाएगा, दूसरे दिन नहीं मिल पाएगा। इधर देखो ना सर, लव इज डिवाइन, प्रेम जो है वो प्रेम देव्य है सर, प्रेम में देवों का रूप है, गजब की बात है। लेकिन यहां पे देखो, अरे सर लव तो अनकाउंटेबल है, लव को काउंट थोड़ी कर सकते हैं सर, ये तो अणु तो अनकाउंटेबल है। अणु तो मतलब बहुत ही ज्यादा। आप किसी को ये थोड़ी बोल सकते हो कि मैं तुमसे 5 किलो प्रेम करता हूं, आहा पॉसिबल ही नहीं है। तो अनकाउंटेबल है तो ए और एन नहीं लगाना होता ना सर। यहीं पे आपको सेंटेंस को पढ़ के ये डिसाइड करना पड़ेगा, सेंटेंस को समझ के कहां पे उसको अनकाउंटेबल माना गया, कहां पे उसको पर्टिकुलराइज किया गया है। जब भी अनकाउंटेबल नाउन को हम पर्टिकुलराइज कर देते हैं तो उसके आगे हम किसका यूज करते हैं? द का यूज करते हैं। सिर्फ ये रूल रट के जा रहे हो, अनकाउंटेबल नाउन के आगे ये एंदी लगते ही बटीड बोला दो, काट दो, तो एग्जाम में बटीड अपना बोल जाएगा। इस चीज का पता रखना। लव इज डिवाइन, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे लव जनरल स्टेटमेंट है। जैसे ही मैंने पर्टिकुलराइज कर दिया, द लव आई हैव फॉर यू इज नॉट डिवाइन, जो प्रेम मेरे दिल में तुम्हारे लिए है वो डिवाइन नहीं है। याद करने के लिए ठीक है, किसी को ये चिपका मत देना वरना गड़बड़ हो जाएगा। तो ये दोनों के दोनों सही है, बोथ आर करेक्ट। ये हम तब कर पाएंगे, ध्यान रखना ये ऑप्शंस बड़े खूंखार है सर। भले आपको ये पता है कि ये पक्का सही है, दूसरे के बारे में आइडिया नहीं है, तब भी आप गलत करके आ जाओगे। बताओ आपको पक्का सही है कि सेकंड सही है, ये फर्स्ट का आइडिया नहीं, बताओ कौन सा ऑप्शन लगाओगे, कौन सा लगाओगे बताओ? गलत हो जाएगा ना सर। अरे इधर देखो, इधर ये क्वेश्चन को देखो। हम वर्ब्स याद करते हैं, हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं वर्ब्स को याद करने में, आपको पता है, और हिंदी टू इंग्लिश करने में हम यही समस्या करते हैं। यस, इधर देखो, हमें लगता है कि गलती को कहते हैं मिस्टेक, गलती को हम क्या कहते हैं? मिस्टेक। और फिर मैंने आपके सामने लिख दिया करना, करना को बोलते हैं टू डू, टू डू, डू। तो हमें ऐसा लगता है कि इधर करना को डू, गलती को मिस्टेक, दोनों का जोड़ा बना दिया, डू मिस्टेक, आई एम डूइंग मिस्टेक। गलत होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, इस चीज का पता रखना। इसके लिए आपको ये अगर आपने लिख दिया ना ही हैज डन अ मिस्टेक, और इधर डू का मतलब करना होता है, मिस्टेक का मतलब गलती होता है, मैंने तो सही लिखा है, हाँ सही नहीं है, और इस तो मैं था ना हम जा रही हूं। अगर ऐसे किया, मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर जिस तरीके से पढ़ रखा है यहां पे, तो तुम लोग डन करके आने वाले हो। ये सवाल टफ नहीं है, मैं बता रहा हूं।
यहां पे कोलोकेशन करके काम आता है, जिसको हम बोलते हैं टू मेक अ मिस्टेक होता है सर, ध्यान रखना। टू मेक अ मिस्टेक जिसका मतलब होता है गलती करना। टू कमिट अ मिस्टेक, टू कमिट अ मिस्टेक इसका मतलब ये होता है गलती करना, इस चीज का पता रखना। इनको बोला जाता है कोलोकेशंस। क्या बोला जाता है सर? कोलोकेशंस के जब मैं पढ़ूं तो दोनों को साथ में पढ़ूं, नहीं तो हमारे मामलों गड़बड़ हो जाला सर, इस चीज का पता रखना। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आप लोगों को, सुनना। ये मैं पूरा आप लोगों का जो कंफ्यूजन है वो दूर करने वास्ते आया हूं सर। सवाल केड़ा पूछेला मैं बता रही हूं थाने, अच्छी ने देख जो। जैसे मैंने आप लोगों के सामने लिखा टू डू, इसका मतलब ही करना। टू कमिट, इसका मतलब ही करना। टू मेक, इसका मतलब ही करना। टू लॉन्च, इसका मतलब ही करना। टू डू चोर्स होता है, टू डू चोर्स का मतलब होता है घर का काम करना। टू कमिट सुसाइड होता है, मतलब आत्महत्या करना। टू मेक अ मिस्टेक होता है, टू कमिट अ मिस्टेक भी होता है, इसका मतलब होता है गलती करना। टू लॉन्च एन अटैक होता है, इसका मतलब होता है आक्रमण करना। और फिर मैंने आप लोगों के सामने लिखा टू टेक अ बाथ, टू टेक अ बाथ जिसका मतलब होता है स्नान करना, जिसका मतलब क्या होता है? स्नान करना। अब मैं जब याद करूं ना तो मैं इन दोनों को साथ में याद करूं। ध्यान रखना, टू मेक सुसाइड कर दिया तो गलत होगा। आई एम डूइंग सुसाइड तो सामने वाला सुनने वाला कहेगा कि कर ले। इंग्लिश की तो इंग्लिश का तो तूने सब कुछ मार दिया है भाई साहब, तो आई एम डूइंग सुसाइड नहीं होगा। कम से कम सेंटेंस सही बोल के तो जाओ भाई साहब। आई एम कमिटिंग सुसाइड। आई होप समझ पा रहे हो सर क्या सिखा रहे हो आप हमें। मैं ये बता रहा हूं कि इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, यूं आगा पाचा यूज नहीं कर सको। अब इन सबका मतलब करना है, ये ध्यान रख लेना। सबका मतलब करना है तो थे ओचो करना वास्ते डू सब जगह चिपका दूला, गड़बड़ हो जाला, नहीं हो लाइयो। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पता चल रहा है जे बात। इधर देखो, इधर इधर इधर, अरे सिर्फ पैटर्न समझा रहा हूं मैं सभी टॉपिक्स के। ये देखो, द थीफ खाली जगह बाय द विलेजर्स बिफोर द पुलिस अराइव। अरे सर ये मुझे आता है, बिफोर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो दूसरी तरफ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मुझे कुछ नहीं देखना होता इन ऑप्शंस में से कॉट, हैड बीन कॉट, हैज कॉट, वाज कॉट, हेड कॉट लगा देता हूं मैं, हेड कॉट। अरे सर उधर वर्ब की सेकंड फॉर्म, इधर हेड कॉट, गलत है ये। मुझे ये देखना होता है कि शुरू में जो लिख रखा है, शुरू में जो लिख रखा है वो डूअर है या ऑब्जेक्ट है भाई साहब। डूअर है या ऑब्जेक्ट है? वर्ब है कॉट यानी पकड़ना। क्या पकड़ने वाला थीफ खुद है? नहीं सर, पकड़ने वाला थीफ खुद नहीं है। तो ये सेंटेंस डूअर से स्टार्ट हो रहा है कि ऑब्जेक्ट से? अरे सर ये सेंटेंस तो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है। और जैसे ही कोई सेंटेंस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो उसके साथ एक्टिव वर्ब नहीं लगाते, पैसिव वर्ब लगाते हैं। हर टेंस की दो तरीके की वर्ब होती है, एक्टिव वर्ब और पैसिव वर्ब। जब डूअर से स्टार्ट करता हूं तो एक्टिव वर्ब, और जब ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करता हूं तो पैसिव वर्ब। तो मुझे टेंस वही लगाना है, पास्ट परफेक्ट, लेकिन एक्टिव वर्ब नहीं लगेगी। क्या लगेगी? पैसिव वर्ब। जे बा इधर देखो, ये तो सेंटेंस तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा, इस जन्म में पूरा समझ में नहीं आएगा, मैं बता रहा हूं। एवरीवन अटेंडेड द पार्टी, खाली जगह रवि। और ये सेंटेंस एक चीज की इंपॉर्टेंस को बताने वाला है। कौन सी चीज की इंपॉर्टेंस को मैं बता रहा हूं, उसके बगैर ये सेंटेंस नहीं होगा। ये नाम है सर, हाँ, जिसे मैं प्यार से औलाद कहता हूं, ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी। एलडीसी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, नौकरी कार्ड ना चाह रही हो, तो खुद रे फोन रे माइना डिक्शनरी होनी चाहिए। सर कटे मिलेला द पेनेशिया राजस्थान, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जाना, ज्वाइन करना, डिक्शनरी ऊपर सर्च करना, भेज रखी है। फ्री रिमाइंड ले लो, आनंद लो। मैं तो उठे भी क्लासा फ्री करी ओड़ी है भाई साहब, ऐप पर माते जरूरी 10 क्लासा थाने एलडीसी बनाऊं न मैं तेवड़ ना आयो पढ़ाऊं ला भले यूट्यूब माते ऐप माते की कर भी कंटेंट दूंगा पूरा का पूरा ऐसा प्रोवाइड करूंगा कि भाई साहब थानो जीव हो जाला। मैं थाने बता रही हूं, यहां पे देखना, जैसे ही मैं सेव वर्ड लिखता हूं, कौन सा वर्ड लिखता हूं? सेव। इस चीज को देखना। सेव सर वर्ब होती है, सेव नाउन होती है। सेव का मतलब हमने तो सिर्फ ये पढ़ रखा है बचाना, किसी को बचाना, वो सेव होता है। थैंक यू फॉर सेविंग माई लाइफ, मेरी जिंदगी को बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें लगता है कि हमें सेव आ गया, अरे नहीं, सेव प्रीपोजिशन भी होता है जिसका मतलब होता है एक्सेप्ट। क्या मतलब होता है? एक्सेप्ट को छोड़कर। दे न्यू नथिंग अबाउट हर, सेव हर नेम, वो उसके बारे में कुछ नहीं जानते थे, उसके नाम के सिवा उन्हें नाम ने छोड़ उन बारे में वे की नहीं जानता। तो यहाँ पे सेव का मतलब एक्सेप्ट है। तो यहाँ पे एक चीज देखना, हमने इधर देखोगे सर, यस, एवरीवन अटेंडेड द पार्टी, सभी ने पार्टी अटेंड करी रवि को छोड़कर, तो सेव रवि। ये कुछ एक टाइप्स के सवाल है सर, इस चीज निबड़ना नहीं होंगे। इस स्लोगन के साथ इंग्लिश पढ़नी है, मैं बता रहा हूं, खुद को यही याद दिलाना है, खुद को यही याद दिलाना, कहीं से पढ़ रहे हो,
इंग्लिश आसान है, बस बोलना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश एक भाषा है, कोई सब्जेक्ट नहीं है। और भाषा को सीखने का एक ही तरीका होता है, आपको बोलना होता है। मेरे गुरुजी कहते थे, इफ यू आर नॉट वर्बलाइजिंग यू आर नॉट लर्निंग। अगर आप बोल नहीं रहे हैं तो आप सीख नहीं रहे हैं। आपको सेंटेंसेस को, किसी भी क्लास में बैठे हो, किन्हीं भी सर की क्लास पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, बिना बोले पढ़ रहे हो, तो ये आप इसको दूसरे सब्जेक्ट्स के जैसे पढ़ रहे हो और आपको 10 गुना ज़्यादा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। बोल के पढ़ रहे हो, वही चीज़ें इतनी आसान हो जाएगी जिसकी कोई हद नहीं है, इस चीज़ का पता रखना। इसी तरीके से ये सारी की सारी चीज़ें अगर आपको लगे तो मैंने एलडीसी का एक फाउंडेशन बैच है, उसके अंदर मैंने ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ा रखी है, बिल्कुल जीरो से। अगर आपको लगे तो अटेंड करें, वरना 10 क्लासें जो फ्री की मैंने डाल रखी है वो तो आप पक्की बात देखें, क्योंकि उससे आपकी जो इंग्लिश है वो हिंदी के जैसी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय बजरंगबली।